नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण हर किसी को नया नया इनोवेशन करना पड़ रहा है। मुझे भी आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है और आपसे रूबरू न मिलना, आपके चेहरे की खुशी न देखना, आपका उमंग और उत्साह न अनुभव करना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी परीक्षा तो है ही है, आप है, मैं हूं, परीक्षा है, तो फिर अच्छा ही है कि हम परीक्षा पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे और इस साल भी ब्रेक नहीं लेंगे। अभी हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। एक बात मैं शुरू में जरूर देशवासियों को भी बताना चाहता हूं और गार्डियंस को बताना चाहता हूं, टीचर्स को बताना चाहता हूं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। नमस्कार ऑनरेबल पीएम सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम एन पल्लवी है। मैं 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। सर, हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा साल पढ़ाई ठीक चल रही होती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा निकट आती है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। कृपया इसके लिए कोई उपाय बताइए सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पल्लवी। मुझे बताया गया है कि इसी तरह का और भी एक सवाल है। सादर अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मेरा नाम अर्पण पांडे है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे अपनी भावी भविष्य की सफलता हेतु एक प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे, कि क्या होगा अगर अच्छे अंक और अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। धन्यवाद। पल्लवी, अर्पण, देखिए आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है। अचानक तो नहीं आया है, और जो अचानक नहीं आया है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है, और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती है।
हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं। एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो। अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और बच्चों को घर में सहज तनाव मुक्त जीना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें जो रोज करते थे वैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं। और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति इस सब को अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ बाप को पता है और उसके कारण माँ बाप समझते हैं कि ऐसे समय वीकनेसेस को बाजू में करो, स्ट्रेंथ को जितना बल दे सकते हो दो। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है? आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का शीट देखना पड़ता है और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं। साथियों, हमारे यहाँ एग्जाम के लिए एक शब्द है कसौटी। मतलब खुद को कसना है। ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का उत्तम अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। उसे उसी रूप में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। Honorable Prime Minister Ji, Vanakkam. I am Neil Anand, studying 12th standard in Vivekananda Kendra Vidyalaya Metric Higher Secondary School, Kanyakumari. Dear sir, during this pandemic situation, after the online classes, we all get more free time than usual. I would like to know how can we make the best use of our free time. My thanks to our Honorable Prime Minister for giving this opportunity. वणक्कम। मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि आप परीक्षा के समय में खाली समय की बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। खैर, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि आप
एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। थोड़ा भारी भरकम शब्द है, स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती हैं। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है, तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए, और अगर झूला है, तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं, तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें, तो वो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपके माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए। नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी से जुड़ सके। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं, और आप भी ऐसे बहुत से तरीके जानते हैं। स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, राइटिंग है, पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए, अवसर दीजिए।
नॉलेज का दायरा कई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपको उपलब्ध है, जो आपके आसपास है। लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आपको ले जाता है, बहुत विस्तार के फलक पर ले जाता है। क्रिएटिविटी आपको उस क्षेत्र में ले जा सकती है जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा, जो नया हो। हमारे यहाँ कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये क्रिएटिविटी की तो बात है। With the world's largest COVID vaccination drive, India is leading the way. As the vaccine reaches every corner of the nation, do not forget the mantra, Dawai bhi, Kadai bhi. Let's continue our fight against COVID-19. Vaccination along with social distancing, sanitization and masks. Mask up, India! दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप, इंडिया! दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। नमस्ते ऑनरेबल पीएम सर, मैं आशा केकतपुरे बेंगलोर से। मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों को गुड वैल्यूज सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? धन्यवाद। मुझे एक सवाल जो आया है वो नमो ऐप पर आया है। उसका विजुअल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो सवाल अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जरूर आपसे शेयर करूं। पटना से सवाल है, प्रवीण कुमार ने पूछा है, सर आज माँ बाप के लिए बच्चे बड़े करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण है आज का जमाना और आज के बच्चे। ऐसे में हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का व्यवहार, आदतें और चरित्र अच्छा हो। प्रवीण कुमार एक जागरूक पिता के रूप में शायद मुझे पूछ रहे हैं। बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए। मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयं चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसे ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिए, और थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का ह्रास हो रहा है। मुझे बराबर याद है, एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से मैंने एक समारोह किया। तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है अपनी पूरी कैरियर छोड़ करके, तो उसने अपना अनुभव बताया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कैरियर छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू किया, और मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने तुरंत कहा सर्वनाश। यानी इतना माँ को झटका लगा, लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टअप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चों को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आपका परिवार, आपकी परंपराएं,
उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोड़ दें, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये हमारे शास्त्रों में मूल्य के रूप में है। लेकिन आपके घर में पूजा पाठ तो बहुत होती है, दुनिया को दिखता है कि आप बहुत धार्मिक हैं, रिचुअल से भरा जीवन है, लेकिन आप जनसेवा में कहीं नजर नहीं आते हैं। अब जब आपकी संतान यह विरोधाभास देखती हैं, तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सवाल खड़े हो जाते हैं, और सवाल उठना स्वाभाविक में है। उसी प्रकार से भी हमारे मूल्य हैं कि जीव मात्र से परमात्मा का वास है। उसी प्रकार से हम सबकी मान्यता है, और हमें यह सिखाया गया है, हमारे जीवन मूल्य के रूप में प्रस्थापित हो चुका है, और हमारी सोच है कि जीव मात्र में परमात्मा का वास है। नमस्कार सर, मैं प्रतिभा गुप्ता, कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना से। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें हमेशा काम करवाने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, तो हम कैसे उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हैं ताकि वे अपनी चीजें खुद करें? धन्यवाद। आप बुरा न माने तो मैं जरा इस विषय में आपसे अलग राय रखता हूं। मुझे लगता है कि बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज्यादा है। ये बात सही है कि बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार के सबकी है। लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो जरा मूल्यांकन करना चाहिए। हम एक सांचा तैयार कर देते हैं और बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते रहते हैं, और समस्या यहीं से शुरू होती है। हम इसे सोशल स्टेटस का सिंबल बना देते हैं। अक्सर माता पिता अपने मन में कुछ लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर बना लेते हैं, और कुछ सपने भी पाल लेते हैं। फिर अपने उन सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को जाने अनजाने में, माफ करना मुझे, मेरा शब्द कहीं कठोर लगेगा, जाने अनजाने में हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं। और जब बच्चों को उस दिशा में खींचने में विफल हो जाते हैं, तो ये कहने लगते हैं कि बच्चों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा, तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। ट्रेनिंग के कई माध्यम, कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छा अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े, आप उसे कहते हैं, बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती है जिसमें इनडायरेक्टली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो? हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका दिवस प्रारंभ हो जाता है, और वो उसी के नॉर्म्स का पालन करते हैं। तो दूसरी ओर आजकल 5 AM क्लब
की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, इमोशंस के साथ बातें बताई गई हो? ये एक बार करके देखिए। दिव्यांका नमस्कार। दिव्यांका क्या पढ़ती हो? जी सर, मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। और पुष्कर की ही रहने वाली हो? जी सर। तो पुष्कर की कोई पवित्र चीज का मुझे वर्णन करोगी? क्या है पुष्कर की विशेषता? पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। हाँ। और जो पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों का गुरु है। अच्छा, ब्रह्मा का क्या रोल रहा है? जी, उन्होंने पृथ्वी को क्रिएट किया है। अच्छा बताइए दिव्यांका, क्या सवाल था आपके मन में? सर, मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है। वे किसी भी विषय को कितना भी पढ़ ले, वे परीक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं। सर, वे ऐसा क्या करें कि वे उस विषय को याद रख सके? अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए। जी सर। देखिए दिव्यांका, आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे आपकी मदर टंग, क्या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था क्या, सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं, नहीं, नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं भी नहीं? हाँ, ये सब सुन करके सीख ली। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है, क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए, सहजता, सरलता, समग्रता के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। I am Shreyan Roy of class 10. I study in Central Middle School, Barakpur, Kolkata. Sir, in the exam season, what scares us more is that what happens after exam. What will happen if our result does not come so good? Is failure in examination is actually the failure in our life too? अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो? हैं? अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ते तो ये सारे सवालों के जवाब आप खुद ही लोगों को दे देते। लेकिन आपका सवाल महत्वपूर्ण है और शायद ऐसे सवाल बार बार उठते भी हैं और बार बार जवाब देने भी होते हैं। एक बार कहने से बात बनने वाली नहीं है। और मैं ये बात पूरे खुले मन से कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में सोचने का दायरा इतना सिमट गया है। परीक्षा में आपके जो नंबर आए वो आपकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकते। भारत ही नहीं, दुनिया में आप ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखेंगे
जो क्लास में नंबरों में भले अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। इस परीक्षा में नंबर कम आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, भविष्य में आपको जिस एक चीज से आपको बचकर रहना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक नई तरह की कुरीति आ रही है समाज में, जिसे हम डेस्टिनेशन फीवर कह सकते हैं। मतलब दूसरे अगर किसी एक डेस्टिनेशन पर हैं तो उन्हें देखकर अपना डायरेक्शन तय करना। आपका कोई रिश्तेदार कहीं जाकर सफल हुआ, आपको लगता है वहां जाकर आप भी सफल हो जाएंगे। कोई असफल हुआ तो आपको लगता है हम भी उसी फील्ड में गए तो असफल हो जाएंगे। हमें लगता है वो स्टूडेंट इस दिशा में गया, इस क्षेत्र में गया, ये बना, उस क्षेत्र में उसने ये नाम कमाया, तो हम भी वही करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ये सोच सही नहीं है दोस्तों। इसी सोच का परिणाम है कि बहुत से स्टूडेंट्स इतने तनाव में जी रहे हैं। आप जो पढ़ते हैं वो आपके जीवन की सफलता और विफलता का पैमाना सिर्फ यही एकमात्र नहीं हो सकता। आप जो जीवन में करेंगे वो आपकी सफलता और असफलता को तय करेंगे। आप लोगों के प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर, माता पिता के प्रेशर, इन सब से बाहर निकलिए। हमें पोटेंशियल को जानने के लिए मैदान में कूदना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे वर्चुअली मिलने का मुझे मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाकई मुझे बहुत आनंद आया। आप सबसे बात करना मेरे लिए भी एक उमंग से कम नहीं होता है, आनंद से कम नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप सभी को भी जरूर उसमें से कुछ न कुछ बातें काम आएगी। जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है उसी पर चलना चाहिए। सोचिए, अपने तरीके से सोचिए। साथियों, आज मैं आपको एक बड़े एग्जाम के लिए तैयार करना चाहता हूं। ये बड़ा एग्जाम है जिसमें हमें 100% मार्क लेकर के पास होना ही है। ये है अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये है वोकल फॉर लोकल को जीवन मंत्र बनाना। मेरा एक आग्रह है, जब आपकी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो जाएं, तो परिवार के लोगों के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाएं। सुबह से लेकर रात तक आप जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उनमें से कितनी चीजें विदेशी धरती पर बनी हैं और कितनी चीजों में भारत मां की मिट्टी की सुगंध है, कितनी चीजें किसी देशवासी की मेहनत से बनी हैं। इसके अलावा एग्जाम के बाद के लिए एक टास्क आपको देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा देश आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के बारे में आप सब लोग जानें, आजादी की लड़ाई के बारे में जानें। इसके लिए देश ने एक अभियान शुरू किया है। आपको इस अभियान से जुड़ना है। आप अपने राज्य की आजादी की लड़ाई से जुड़ी 75 घटनाएं खोजकर निकालिए। ये किसी व्यक्ति के संघर्ष में जुड़ी हो सकती है, किसी क्रांतिवीर से जुड़ी हो सकती है। इन घटनाओं को आप अपनी मातृभाषा में विस्तार से लिखिए। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश में लिख सके तो भी अच्छा होगा। आप इसको साल भर का प्रोजेक्ट बनाइए
और डिजिटल तरीके से इसे कैसे करें, इसके लिए अपने टीचर से भी गाइडेंस लीजिए। आप अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से बात करिए। आप क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करिए। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। आप खुद भी देखिए, जब हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य देश की सेवा से जुड़ जाते हैं तो हम करोड़ों जीवनों से जुड़ जाते हैं। इसलिए बड़े सपने रखने हैं, देश के लिए सोचना है। मुझे पूरा भरोसा है आप ये एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। उसके बाद जीवन में बहुत आगे जाएंगे। इसलिए खूब पढ़िए, खूब खेलिए, खूब मस्ती करिए। रिजल्ट के बाद मुझे अपने संदेश भी जरूर भेजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी मेरे युवा साथियों का, नन्हे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक शुभकामनाएं।